हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की पहले 2 वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें मैंने पहली वीडियो में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे और सेकंड वीडियो में दूसरी टाइप की। और आज इस वीडियो में हम उन 2 वीडियोस जो 2 मैंने टाइप्स करवाई हैं उनकी क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए, अगर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या किसी और एग्जाम की बात करें, सीजीएल में हमेशा से 2017 से पहले तक ये पूछे जाते थे टोटल 4 क्वेश्चंस। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, सॉल्यूशन छोटे छोटे होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे इजी चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर करके जाओगे तो आसानी से वहां आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसका कारण ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के मैं आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, जो मैंने पहली 2 वीडियोस में भी करवाए, अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करने वाले हैं, बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप पहली 2 वीडियोस भी देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कि हर एक बच्चे को समझ आए। ठीक है, अगर आप सीजीएल के लिए करने जा रहे हो तो मैं मेंस तक के आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, और जो बच्चे सीएचएसएल या एनटीपीसी या एनडीए, रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस को छोड़कर, तो उसमें तो ये फायदेमंद रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो पंजाब पटवारी की पोस्टें आने वाली है, उसमें भी ये यूजफुल रहेंगे। क्लियर? तो चलिए गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का यूज होता है ट्रायंगल्स के अंदर। हम क्या बनाते हैं? डायग्राम्स बनाते हैं। और डायग्राम्स कैसे बनते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, इसमें हम 2 एंगल्स की बात करते हैं। तो पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, स्पेलिंग्स चेक कर लेना आप, हिंदी वाले, इंग्लिश के बिल्कुल सही रहेंगे स्पेलिंग्स। तो 2 तरह के एंगल्स हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए इसे समझते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लीजिए एक लड़का, ठीक है, इस रोड पे सीधा जा रहा था। क्लियर? लेकिन एक घर था, वहां घर के सामने कोई खड़ा था, लड़की खड़ी थी। ठीक है, तो उसकी नजर क्या गई? ऊपर की तरफ गई। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा था? बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था। ठीक है, उसकी जो लाइन ऑफ साइट, इसे क्या बोलते हैं? जब वो सीधा देख रहा था, जो लाइन बनाते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, देखने की जो उसकी रेखा थी, ठीक है, वो सीधी थी, लाइन ऑफ साइट थी, हॉरिजॉन्टली थी आई से। तो जब उसने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाया और इसकी तरफ देखा, तो कुछ एंगल पे देखा। इस एंगल, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, या एक बार कुछ भी आप मान लो थीटा है। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? तो ये वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन को AOE, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। क्लियर है? अब जो ऊपर लड़की खड़ी थी उसने भी उसे देखा। ठीक है, तो इससे
इसकी लाइन ऑफ साइट पहले क्या थी, ये सीधा देख रही थी जब ऊपर खड़ी थी, ठीक है, नीचे नहीं देख रही थी, तो इसकी लाइन ऑफ साइट इस तरह थी। और जैसे इसने इसको देखा, जो एंगल बनता है वो लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है एंगल, ठीक है, आंखों की जो लाइन ऑफ साइट है उसके साथ बनता है, तो ये एंगल इसका बना ये, और इस एंगल को भी अगर हम थीटा कहें, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे उसे नजरें झुकानी पड़ी, नीचे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ी, तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलिए, यानी अवनमन कोण। और जो घर होता है, ये हाउस था उसका, ये हमेशा 90 डिग्री पे ही बनता है, क्लियर, ये एंगल था 90 डिग्री। अब मान लो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, क्लियर। और इसने किस तरह से, ये एंगल मान लो, इसका कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। एक बार हम देखते हैं, ये 30 है और ये 90 है, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं, तीनों एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री, 90 और 30 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे क्या आएगा, 60 डिग्री, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री है तो ऊपर तक भी ये 90 होगा, अगर ये कंप्लीट 90 है उसमें से ये 60 है, तो ये एंगल कितना बचा, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बचा, ठीक है। जिस एंगल से वो लड़की नीचे देख रही है लड़के को, वो एंगल कौन सा बना, 90 में से 60 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो आपने यहां से क्या बात नोट की, क्या बात नोट की कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपस में क्या है, इक्वल है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल ही रहते हैं। तो इस बात को आप नोट करेंगे कि अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता चल चुका है, यानी उन्नयन कोण के बारे में पता चल चुका है, तो वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के ही, क्लियर है। ये 30 है तो ये भी 30 है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, ठीक है। सही का मतलब ये हमेशा नहीं होगा कि ये इक्वल हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है, हमेशा ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन कुछ केस हैं, अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी क्वेश्चन जिससे आप करोगे उसमें हमेशा आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को इक्वल लेट कर सकते हो। चलिए आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूं, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो किसी ने पूछ ही लिया आपसे कि बताओ, ठीक है, कि ये इक्वल कब नहीं होंगे, तो मान लो अगर एक लड़का इस पॉइंट से यहां देख रहा है, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा थीटा, क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी पॉइंट से ये नीचे देख रहा है, ठीक है, ये छत पे खड़ा है, ये बड़ी छत मतलब जो बड़ा घर है उसको देख रहा है यहां पर, तो ये एंगल है। नीचे देख रहा है तो हमें पता है नीचे देखने के लिए क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इस केस में एक ही आदमी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल नहीं होते, तो इस केस में ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नॉलेज के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ज्यादातर या मोस्टली सभी क्वेश्चंस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहेंगे, इक्वल ही रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से करवा रहा हूं, 0 लेवल से, ताकि हर स्टूडेंट को समझ आए। अब मैं आपको एक टाइप करवाने जा रहा हूं, वो टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है क्वेश्चंस की जिसमें हमें एंगल्स दिए रहते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। नोट करेंगे आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये क्या है भाई, देखिए थोड़ा सा आपको ट्रायंगल के बारे में मैं बता दूं। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा,
ये एंगल मान लो थीटा है या कोई भी एंगल है, ये एंगल बी ही मान सकते हो आप। अगर मैं बात कर रहा हूं 30 डिग्री, अगर ये एंगल मैं 30 डिग्री ले रहा हूं, तो क्या आप यहां पर मेरे को tan 30 की वैल्यू बता सकते हो? ठीक है, मैंने अपनी वीडियोस में पहले आपको बताया था कि आपको sin 30, cos 30, tan 30 इनकी वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीधा सीधा डायग्राम्स पता होने चाहिए। उस पर भी बात करेंगे हम। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर या लंब। ठीक है, और ये साइड सबसे बड़ी साइड, या 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड, तो ये वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में कर्ण। और इस लाइन को जो 90 डिग्री की एडजेसेंट होती है उसे बोलते हैं बेस, या कह सकते हैं आधार। क्लियर है? अब अगर 30 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है तो आपको बताना चाहिए tan 30, जो tan का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, नहीं पता जिन्हें वैसे समझ लो एक बार। तो 1/√3 किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर 1, बेस √3। क्लियर है ये बात? बेस √3 का मतलब है ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ चुकी है? √3। और परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो परपेंडिकुलर अगर 1 है तो इसे हम 1 मानेंगे। और 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखो 2। या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी कर सकते हो। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे क्या आ जाएगा? 2। तो आपको तो मैंने ये सीधा कहा था कि आपको सीधी सीधी ट्रायंगल की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपको सीधा सीधा ये ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। तो आप इतना नोट करेंगे, हम इंक डाल लेते हैं इसमें। आपको बार बार ये बनाना नहीं, आपको सीधा ट्रायंगल ही याद रखना है। सिर्फ एक प्रूफ देने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है। अब मैं आपको सीधा ट्रायंगल के बारे में ही बताऊंगा ताकि आप सीधा सीधा ट्रायंगल सीख सकें। बस आज काफी क्वेश्चंस करने हैं हमें। देखिए, तो आपको ट्रायंगल याद रखना है 30 डिग्री के लिए, या फिर अगर ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है। तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, वो मैं अभी आपको याद करवाता हूं। अभी याद हो जाएगा आपको ये ट्रायंगल। ठीक है, ये एक त्रिभुज ABC बनाया मैंने। अगर ये एंगल कितना हो 30 डिग्री, तो ये एंगल 90 होगा। 90 + 30 120, तो ये एंगल बच जाएगा 60 डिग्री। 60 के सामने वैल्यू याद रखो हमेशा कितनी होती है? √3। हर एक जगह काम आएगी ये, हर एक चैप्टर में जहां भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रायंगल के बेस पे। 30 डिग्री के सामने होती है वैल्यू 1। 90 इनमें सबसे बड़ा एंगल 90 है। 60 30 90, 90 सबसे बड़ा है, तो 90 के सामने सबसे बड़ी वैल्यू 2। क्लियर? तो ये डायग्राम आपको याद रहेगा। एक डायग्राम है 45। अगर दोनों केस में क्या हो जाए 45 डिग्री रहे, तो ये 90 डिग्री है, इस तरह ये 45, इस तरह ये 45। तो 45 इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वल दे देंगे। रेशियो सेम आती है 1:1, तो 1 1, क्योंकि tan 45 1 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, और इसका रूट करेंगे क्या आ जाएगा? √2। तो आज जो हमने क्वेश्चंस करने हैं इन ट्रायंगल के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन सभी हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस ही स्टार्ट करते हैं, ताकि जो बच्चों ने कर रखा है ये टॉपिक मेरे से पहले भी,
या पहली वीडियोस भी देख रखी हैं, तो उनके लिए ये कुछ नया नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत नए टाइप के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं आज मैं, ठीक है। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन उन्हें आसान करना हमारा काम है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे टाइम बचत होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर हैज अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर्स, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, एक खंबा है इस तरह, इसकी जो शेडो है, ये वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, ठीक है, ग्राउंड के साथ इस तरह ये 6 मीटर का है। इसकी मार्किंग हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। एक खंबा है, वो अपनी परछाई दे रहा है, शेडो दे रहा है 2√3 मीटर। परछाई इस तरह आएगी, तो ये 2√3 मीटर है। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो सन यहां होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन का मतलब है कि सन के साथ ये एंगल कितना, अगर आप सन को अपनी आई साइड से देख रहे हो, लाइन ऑफ साइड से देख रहे हो, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, ठीक है। चलें करें क्वेश्चन। तो हमें पोल दिया था कितनी हाइट का, 6 का। शेडो ये बना रहा था 2√3 मीटर की। कितनी बना रहा था, 2√3 मीटर की। तो यहां हम इनकी रेशियो बनाएंगे 6 और 2√3 की, 6 और 2√3 की। 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, तो 3/√3 बनाइए, ठीक है। ये है स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इन्हें बोलते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब एज इट इज रेशियो आपको मिलेगी। इससे मैं क्या करूं, रूट खत्म करने के लिए √3 से गुना करूं। अगर इधर √3 से गुना करूंगा तो इधर भी करनी पड़ेगी, आई बात समझ, ठीक है। तो इसे अगर मैंने किया √3 को √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि अगर ये 3/√3 बन चुका है, 3/√3 बन चुका है, तो दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को भी करना पड़ेगा, √3 को भी √3 से करना पड़ेगा। तो इस तरह करने पर ये क्या बन जाएगा, 3√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3। तो ये 3 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो लास्ट में जाकर क्या बनी, √3/1। जो स्टार्टिंग में रेशियो 6/2√3, उस रेशियो को हमने बना दिया √3/1। 6/2√3 को क्या बना दिया है, ये वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया √3 में, और इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया 1 में। तो अभी मैंने आपको ट्रायंगल बताकर हटाऊं, अभी ट्रायंगल बताया था आपको मैंने, एक वैल्यू किसके सामने होते है, 30 के सामने, लेकिन हमें ये एंगल फाइंड करना है। √3 किसके सामने होता है, 60 डिग्री के सामने, तो हमें ये एंगल फाइंड करना था। तो 60 डिग्री क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह आप रेशियो से क्वेश्चंस कर सकते हो। मेन आपको रेशियो बनानी आनी चाहिए, रूट को कैसे खत्म करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत जल्दी पता लगने लग जाएगा कि किस तरह कैलकुलेशंस होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, आंधी तूफान के कारण ड्यू टू स्टॉर्म अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन इन सच अ वे दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। तूफान के कारण, ठीक है, स्टॉर्म के कारण अपर पार्ट ट्री का टूट जाता है इस तरह कि वो ग्राउंड को टच करने लगता है। मान लो ये यहां से टूटा और ये यहां ग्राउंड को टच करने लगा, और ये कितने डिग्री के एंगल पे खड़ा हो जाता है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के साथ, और ये 50.3 मीटर अवे हो जाता है, 50.3 मीटर इसके फुट से, ठीक है। ये दूरी दे रखी है हमें 50√3। आगे बोला गया है, तो हाउ मच पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन। तो इसके दो पार्ट है क्वेश्चंस के, ठीक है। तो देखिए आपको डायग्राम देखते ही पता चला होगा कि ये जो हिस्सा टूट कर है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। चाहे डायग्राम में ये नहीं लग रहा, लेकिन यहां से टूटा है तो ये यहां आ गया,
तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। 30 के सामने हमें पता है कितना होता है 1, अगर ये 30 है तो ये एंगल 60 होगा। 60 के सामने ये वैल्यू होती है √3, क्लियर। और ये वैल्यू होती है 2, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी क्योंकि ये आपस में बराबर है, तो ये भी क्या है 2 है, क्लियर। तो हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि पेड़ का कितना हिस्सा टूटा है। टोटल देखिए इसमें आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, 50√3 आपको जस्ट वैसे ही गिवन है। स्मार्ट वर्क करेंगे हम यहाँ। टोटल ट्री कितना है, टोटल हाइट कितनी है ट्री की, 2 और 1 3, उसमें से कितना हिस्सा पेड़ का टूट गया, ये हिस्सा टूट गया, टोटल था 3, कितना हिस्सा टूट गया 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का 2/3। चलिए सेकंड पार्ट है हाउ मच पार्ट ऑफ ट्री इज नॉट ब्रोकन, ये हिस्सा नहीं टूटा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ये हिस्सा नहीं टूटा, टोटल हिस्सा है 3, एक हिस्सा नहीं टूटा, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/3। तो चलिए इसे करेंगे नोट। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। अब धीरे धीरे लेवल अप कर देंगे क्योंकि 0 लेवल से करवाना जरूरी है ताकि हर बच्चे को समझ आए। जो बेसिक वीडियोस नहीं किए या कभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक ये चैप्टर, उनके लिए भी है ये, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन है, ठीक है। फिर भी जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए और भी नए कंसेप्ट इसमें आने वाले हैं। तो एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। अ बॉय इज फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 200 मीटर, ठीक है, और एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द काइट, क्लियर। इस तरह डायग्राम बन जाएगा इसका। 60 डिग्री है और स्ट्रिंग की लेंथ हमें गिवन है 200 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। हमें क्या पूछा है, एट व्हाट हाइट द काइट इज फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड, किस हाइट पर ये काइट पतंग जो है उड़ रही है। यहाँ पर काइट फ्लाई कर रही थी, एंगल बना रही थी 60 मीटर, ये थ्रेड की लंबाई थी 200 मीटर। तो हमें हाइट पूछी है, हमें 60 के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेते हैं। 60 के अकॉर्डिंग ये √3 होता है, 30 के अकॉर्डिंग ये 1 होगा और ये 2 होगा। लेकिन ये हमें 200 मीटर दे रखा है, क्लियर, लेकिन रेशियो में 2 है, असल में 200 है, तो यानी कि 2 रेशियो किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। तो ये कितना गुना है इसका, 100 गुना है, या फिर कह लो एक रेशियो की वैल्यू 100 है। हमें ये पूछिए अगर एक चॉकलेट 100 की है तो √3 कितने की होगी, इसको इससे गुना कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 100√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपकी स्क्रीन पर। ड्यू टू स्टॉर्म अपर पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। अपर पार्ट टूट जाता है और 60 डिग्री एंगल बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन जैसे किया था उस तरह ही ये क्वेश्चन लग रहा है, 60 डिग्री बना रहा है और 100 मीटर दूरी पर है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, ये फुट है ट्री का, ठीक है। ये अपर पार्ट ऑफ ट्री मान लो यहां से टूटा है तो ये इतना होगा। चलिए हम इसे यहां से बनाते हैं, मान लीजिए यहां से टूटा है और 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अपर पार्ट ट्री का टूट गया, हमें पता है ये और ये साइड बराबर होगी, क्लियर, क्लियर, इतना ही गिवन है हमें। चलिए तो 60 के सामने ये होता है √3, 30 डिग्री के सामने होता है 1, क्लियर, ठीक है, इतनी बात। तो यानी 1:100 मीटर की इक्वल है, ये रहेगा 2, ये भी रहेगा 2, क्लियर। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है हाउ मच लेंथ ऑफ ट्री इज ब्रोकन। 1:100 है, कितना टूटा है, तो 2 रेशियो निकालनी है, तो 2 से इसे गुना कर, 100 को 2 से गुना कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 200 मीटर। तो पहला पार्ट सभी को समझ आया होगा, कितना हिस्सा पेड़ का टूटा है, 2 रेशियो, 1 रेशियो, असल में 100 मीटर यानी 1:100 मीटर के बराबर है, 1 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 2 रेशियो की कितनी आ जाएगी 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच लेंथ
देखिए इनमें लेंथ पूछी जा रही है, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था उसमें पार्ट यानी हिस्सा पूछा गया था, तो हमने सीधा कर लिया था। तो इसमें हमें पूछा गया हाउ मच लेंथ ऑफ ट्री इज नॉट ब्रोकन, तो कितना नहीं टूटा, एक रेशियो 100 है तो √3 नहीं टूटा है, तो 100 को √3 से गुना कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 100√3 मीटर। ये सेकंड पार्ट आ चुका है, क्लियर। इसका थर्ड पार्ट भी है, टोटल लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ कितनी है 2 + √3, इतना 2 है इतना √3 है, तो टोटल लेंथ है 2 + √3, एक रेशियो 100 मीटर के बराबर है, तो 100 को 2 + √3 से गुना कर दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 × 2 + √3। फोर्थ पार्ट है हाउ मच पार्ट ऑफ ट्री, पार्ट पूछा। अब देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मच पार्ट ऑफ ट्री इज ब्रोकन, टोटल हिस्सा कितना है, टोटल ट्री कितना है 2 + √3, टोटल कितना है 2 + √3, ये तो थर्ड पार्ट, ये है फोर्थ पार्ट। उसमें से कितना हिस्सा इन्होंने पूछा है टूट गया है, कितना टूट गया है 2, तो 2/2 + √3 क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेंगे इसे नोट अच्छी तरह से। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अबव द वाटर सरफेस ऑफ लेक इज 30 डिग्री। चलिए ये क्वेश्चन को आप मार्क करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिन्होंने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखी है उन स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को चैलेंज है, पहले आप खुद से इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया होगा। चलिए अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन एज ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अबव द वाटर सरफेस ऑफ लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, आपने वाटर सरफेस, एक लेक की जो सरफेस है, मान लो इस पॉइंट से, ठीक है, ये लेक का सरफेस है, ठीक है, आप कितनी ऊंचाई से देख रहे हो इसे 30 मीटर से। जब आप एरोप्लेन मान लो यहां था, इसे आप देखते हो इस पॉइंट से, ठीक है, यहां तक, तो ये एंगल आपको दे रखा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, अबव द वाटर सरफेस ऑफ लेक इज 30 डिग्री। तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड से बनता है, तो ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर, इतना क्वेश्चन पढ़ा हमने, इसका डायग्राम बनाया। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब हमें दिए रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन एरोप्लेन इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप लेक के अंदर देखो, यहां तक वाटर सरफेस था, ठीक है, यहां क्या आ जाती है लेक। अब आप इसकी अगर इमेज देखो, यहां इसकी इमेज बन रही है, तो अगर आपने इसे यहां से यहां देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे आपकी नजरें झुकी तो आपने कितना देखा 60 डिग्री। अब देखिए एक ही आदमी के, तो यहाँ पे इन्होंने खुद से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल नहीं दिए हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे हमें बताया गया है, पूछा गया है कि हाइट ऑफ एरोप्लेन, फाइंड द हाइट ऑफ एरोप्लेन, फाइंड द हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम वाटर सरफेस। वाटर सरफेस था ये, ठीक है, वाटर सरफेस था ये, जहां से इसने एरोप्लेन को देखा था। तो हमें हाइट पूछी गई है ये वाली। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि पूछा गया है, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। क्लियर है, करें क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बहुत कुछ समझने वाला मिलेगा आपको, बहुत कुछ नया मिलेगा। 30 के सामने वैल्यू होती है 1, ठीक है, इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये 30 है तो ये कंप्लीट होगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री।
60 डिग्री के सामने ये वाली लाइन कितने की होगी? √3 की। क्लियर? चलिए, इतना क्लियर हुआ आपको। इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 है, तो 60 के सामने ये साइड है, तो ये साइड यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूं, 1 है यहां से लेकर यहां तक, और 60 के सामने ये साइड रहेगी √3 यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है? और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री, और ये एंगल 90 है ही, ठीक है। तो 30 के अकॉर्डिंग ये 1 होना चाहिए, 30 के सामने वाली साइड ये, लेकिन ये 1 ना देकर ये √3 है, तो 1 अगर √3 के बराबर है तो √3 कितना होगा? इसको √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। क्लियर? समझ आई इतनी बात? तो ये वैल्यू कंप्लीट है 3, ये वैल्यू है 1। तो ये टोटल कितनी है? टोटल मैं लिख देता हूं, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितनी हो चुकी है टोटल? ये 3 है, ये 1 है, तो ये टोटल है 4। कितनी बात समझ आई? लेकिन हमें तो फाइंड करना है ये। अब आपको एक पॉइंट बताता हूं मैं यहां, जो आपके लिए नया होगा। ये मान लो अगर पॉइंट ए है, ठीक है, अगर इसकी मैं मिरर इमेज देखूं, ये वाली, ये था सरफेस, यहां से मैं देख रहा था इसको 10 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। ए पॉइंट को मैं इस बिंदु से देख रहा था, इस पॉइंट से देख रहा था, इस पॉइंट से 10 मीटर पे, और अगर मैं नीचे देखूं तो मिरर इमेज का भी डिस्टेंस कितना होता है? बराबर ही होता है। जितना ऊपर होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा, ये एक फैक्ट है। तो अगर ये कंप्लीट 4 है, अगर ये कंप्लीट 4 है, ठीक है, तो मेरे को पता चला कि जो इसका सरफेस था ये, यहां से अगर मैं एरोप्लेन को देख रहा था यहां, फिर मैंने यहां देखा नीचे, ठीक है, यानी कि ये वाली जो लेंथ इतनी, वो इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये टोटल 4 है, तो 4 का आधा 2 ये होगी, 2 ये होगी, यानी कि ये 2 होगी और ये भी 2 होगी, ठीक है। लेकिन हमें पता है उसमें से ये है 1, इतनी 2 है और इतनी कंप्लीट 2 है। क्लियर? इसमें से ये 1 है, तो ये भी कितनी बची? 1, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर? हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाइट ऑफ एरोप्लेन फाइंड हमें करनी है, कहां से? फ्रॉम वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से, ना कि इस हाइट से, हमें वाटर सरफेस ये है, ठीक है। इसे मैं डिनोट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये है वाटर सरफेस, ये 30 मीटर की हाइट से देख रहा था तो 30 डिग्री एंगल बन रहा था, जब नीचे इमेज देखी तो 60 डिग्री बना। अब अगर ये वाटर सरफेस से हमें हाइट निकालनी है, तो ये हाइट 1, ये टोटल हमें पता है 2 है, तो यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लेकिन हमें इतनी वैल्यू पता है, ये कितनी है? 1 है, ये 1 है, लेकिन ये हमें दे रखी है 30 के बराबर, यानी 1 रेशियो किसके इक्वल है? 30 मीटर के इक्वल है। तो 2 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी? 30 इंटू 2, 60 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज इसे नोट करें अच्छी तरह से, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो आप मेरे को दोबारा कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। चलिए एक बार और बता ही दूंगा मैं आपको। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और आसान करके बताता हूं कि आप इसे जल्द कैसे कर सकते हैं। इतनी कैलकुलेशंस नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए हमें क्या बोला गया था कि ये है वाटर सरफेस, ये क्या है? वाटर सरफेस,
और वाटर सरफेस की 30 मीटर की ऊंचाई से हम खड़े होकर एरोप्लेन को उड़ते देख रहे हैं। छोटे होते सभी ने देखा होगा एरोप्लेन। मान लो एरोप्लेन इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो ये एंगल बना रहा था इस एंगल ऑफ साइड के साथ कितना 30 डिग्री। लेकिन जब ये एरोप्लेन लेक के नीचे चला गया, मान लो यहाँ, ये एरोप्लेन अभी आ चुका है यहाँ, तो ये एंगल यहीं से देख रहा है वो इसे, ठीक है, यहीं से देख रहा है इसे, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री। क्लियर। हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री के डायग्राम बताते हैं, हमने मार्किंग की 30 के सामने 1, ये 60 हो जाएगा √3, ये कंप्लीट साइड 60, सिर्फ ये ट्रायंगल देखेंगे तो 60 के सामने ये √3, ये एंगल 30, तो 30 के सामने ये 1, लेकिन 1 ना होकर ये √3 गिवन है, तो √3 भी कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3, ये इतना यहां से लेकर 3 है, ये कितना है 1, तो ये टोटल हो गया 4। लेकिन हमें पता है मिरर इमेज जो बनती है वो जितनी नीचे बनेगी, जितना ऊपर होगा उतनी नीचे बनेगी, यानी कि 4 के 2 टुकड़े होंगे, 2 2 के बराबर, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये 2 है और ये भी 2 है। उसमें से हमें ये तो पता था 1 है, तो हमने ये भी पता कर लिया, 1 और 1 तभी 2 बनेगा। लेकिन हमें ये 1 की वैल्यू 30 मीटर के बराबर दी है, तो हमें पूछी ये हाइट थी, तो 1 अगर 30 के बराबर है तो 2 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसे नोट करें अच्छी तरह से। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर होगा। द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 60 मीटर एंड 35 मीटर तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं विदाउट फैन विदाउट एसी के बन रही है, ठीक है, और तारीख है शायद 30 जून है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट 60 मीटर एंड 35 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ रोप। एक रस्सी से 2 पोल को बांध दिया गया है, एक की हाइट है 35 और दूसरे की हाइट है 60, कंप्लीट 60 है, कंप्लीट 60 है, 2 खंबे हैं 35 और 60 के, इनको बांधा गया है, इनके टॉप को एक रॉप से बांध दिया गया है। तो हमें पता है इतनी, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगी, 60 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 25 आ जाएगी। और रॉप का एंगल बताया गया हमें, रॉप एंगल बना रहा है टेंजेंट में दिया है, ठीक है। tan कितना बना रहा है एंगल, tan थीटा 5/9 के बराबर, टेंजेंट मतलब tan 5/9। और मैंने आज ही आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि ये वैल्यू 5 5/9 है ना, परपेंडिकुलर 5 बेस 9, लेकिन हमें ये 5 ना देकर 25 दिए, जो कितना गुना है 5 गुना, इतना हमें पता चल जाएगा 1:5 है। पूछा क्या है, पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, तो 2 पोल के बीच कितनी दूरी है, ठीक है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 है, तो हमें 9 रेशियो पता करनी है, 5:25 के बराबर, तो 1:5, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 45 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप इसे अच्छी तरह से नोट करेंगे, आंसर आ चुका है 45 मीटर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7th, द अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ ट्री जो टूटा है, यहां से ये ट्री टूट गया और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री दिया है। क्वेश्चन नंबर है 7th, and the distance between root and point where top of tree touches is 25। सॉरी कैमरा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए क्वेश्चन की ओर ही मूव करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड पॉइंट वेयर टॉप ऑफ ट्री
टचेज द ग्राउंड इज 25 मीटर, यानी ये हमें दिया है रूट, ठीक है, एंड वेयर टॉप ऑफ ट्री टचेज, टॉप ऑफ ट्री ये वाला हिस्सा टूटा था, यहां तक की दूरी 25 है। आगे हमें पूछा गया है व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की पूरी लंबाई कितनी थी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये हाइट और ये हाइट बराबर है, ये हमें पता है क्योंकि यही हिस्सा टूट के नीचे आया है, ठीक है। 60 के सामने √3, तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1 और ये होता है 2, तो ये भी 2। हमें पूछा है टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट कितनी है 2 + √3, टोटल हाइट है 2 और √3, 2 + √3। लेकिन हमें पता है ये 1 होना चाहिए, 1 ना देकर 25 मीटर के बराबर दिया है, तो 1:25 मीटर के बराबर है, तो 2 + √3 कितना हो जाएगा 25 गुना 2 + √3, तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर इन्होंने कहा गया है आंसर पॉइंट्स में निकाला है, यानी कि √3 की वैल्यू भी यूज की है, तो हम भी यूज करेंगे। तो 25 × 2 √3 की वैल्यू होती है 1.732। जिन बच्चों को इनकी वैल्यूज नहीं पता है तो इसे नोट रखें, याद रखें। अगर आंसर पॉइंट्स में दिया है तो मतलब इन्होंने √3 की वैल्यू यूज की है। इसी तरह √2 की वैल्यू भी याद रखें 1.414, ठीक है। तो 2 + 1.732 25, 2 + 1 इज 3.732, 25 गुना 3 75, और यानी कि 3.75 से कर लें अगर हम, ठीक है। 25 × 3 75, यानी कि 3.25 गुना करना है इसका। 25 × 3 75 और 0.75 क्या होता है 3/4, तो 75 का अगर 25 का अगर 3/4 देखें तो ये लगभग होगा 18 के कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर है नियरली, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं 93.3, 75 और 18 क्या रहेगा 93, और नियर अबाउट है 0.3। तो आपको जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करनी होती है, आप जस्ट ट्रिक्स लगाएं, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे आप। So next question number 8. Question number 8 on your screen is a vertical post 15 foot high is broken at a certain height and is its upper part not completely separated. सेम ही क्वेश्चन है। a vertical post 15 मीटर हाइट का दे रखा है हमें, पूरी हाइट है 15 मीटर, कहीं से ये टूट जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 के सामने मार्किंग कर लो सीधा ही 1, 60 के सामने √3, ये 2 है तो ये भी 2 रहा होगा। 2 + 1 टोटल हाइट कितनी रहेगी 3, रेशियो में 3 है लेकिन वैसे गिवन है, असल में 15 है, यानी 3:15 मीटर के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5। निकालना क्या है हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन, ठीक है। फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन। तो पोस्ट टूटा है इस पॉइंट से, यानी कि कितना टूटा है 3:15 के बराबर, 1 रेशियो आ चुका है 5। फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन। फाइंड द हाइट, इस हाइट से एट विच पोस्ट इज ब्रोकन, इस हाइट से टूटा है। ये नहीं पूछा कि कितना टूटा है, किस हाइट से टूटा है, एक हाइट से टूटा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 फीट, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे, फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन। तो इस हाइट से टूटा है, मतलब कितनी ऊंचाई से टूटा है 1, तो 1 रेशियो कितनी है 5 फुट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैन 6 feet tall cast a shadow 4 feet long. 6 फीट का आदमी, हाइट है 6 फीट, शेडो कितनी है 4 फीट। लेकिन उसी टाइम अगर एक झंडा, एक फ्लैग पोल की हाइट पता करनी है, जो शेडो दे रहा है 50 फीट। ये मैन है, ये फ्लैग है, फ्लैग की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये इसकी शेडो है। देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर
एक ही टाइम पर एलिवेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम पे क्या होगा, अगर चाहे वो फ्लैग से बना रहा है एंगल, चाहे मैन की आइस से बना रहा है, तो वो एंगल क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, यानी कि उनकी रेशियो इक्वल रहनी चाहिए। तो अगर मैं इसे 6/4 रेशियो बनेगी इसकी, रेशियो मेथड से ही करें, हाइट हमें पता नहीं, मान लो x, शेडो है 50, तो यहां से बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 50 अपॉन में 4, तो 300/4, 300 अपॉन 4 क्या आ जाएगा 75। क्लियर? तो फ्लैग की हाइट होगी 75 फीट। ठीक है, इसे नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये, जिसमें हमें डायग्राम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एक के साथ दूसरे का दिया है तो आप बिना डायग्राम से बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1.6 मीटर टॉल ऑब्जर्वर इज 45 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ठीक है, 45 मीटर दूर है टावर से। ठीक है, ये टावर है, यहां से 45 मीटर दूर है एक ऑब्जर्वर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, फ्रॉम हिज आईज, मतलब यहां से 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल, ये क्या है, टावर है, 1.6 मीटर टॉल आदमी है, ये अपनी आईज से, ठीक है, टॉप ऑफ टावर को देख रहा है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये वाला एंगल इसके साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। हमें पूछा गया है हाइट ऑफ टावर, ये कंप्लीट टावर की हाइट पूछी है। अगर ये 30 है तो ये 60 है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये 30 है तो ये 60 होता है। 30 के सामने वैल्यू 1, 60 के √3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये 1.6 है तो इतना भी 1.6 मीटर में होगा, ये रेशियो है, ये याद रखें कि ये इसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये √3 है तो इसका मतलब ये भी √3 है। ठीक है, हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ टावर, इसकी हाइट निकालनी है पूरे टावर की। तो हमें ये गिवन है, रेशियो के अकॉर्डिंग ये √3 होना चाहिए, लेकिन असल में 45 मीटर है, यानी √3 की वैल्यू है 45 मीटर के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू 45/√3, इसे सॉल्व करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से करेंगे डिवाइड, तो 45 √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, ये आ गया 3 इंटू 15, 15 √3। क्लियर? ये क्या आई है, एक रेशियो की वैल्यू। हमें फाइंड करनी है क्या, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। तो एक रेशियो की वैल्यू 15√3 है, प्लस में 1.6 कर सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमने एक रेशियो की वैल्यू निकाली है, वो है 15√3, प्लस में ये मीटर में है 1.6, तो 15√3 प्लस 1.6, क्या ये ऑप्शंस में है, नहीं है, तो मतलब √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732 प्लस 1.6, 15 का 1.5 गुना 22.5 और थोड़ा सा ज्यादा 26 के नजदीक आ जाएगा, 26 या 25.98 एग्जैक्टली, तो 1.6। क्लियर है? तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 26.14 मीटर, ये है ऑप्शंस में, 25.98 प्लस 1.6, तो नियरली आप ये आंसर से जा सकते हो। ठीक है, तो आपको मेथड समझ आया होगा अच्छी तरह से। माइनर सी कैलकुलेशंस है, ये आप खुद से करेंगे या फिर आप स्मार्ट वर्क करके ऑप्शन से भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। इन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन अ डायगोनल एंड अ साइड इज 30 डिग्री। एक आयत दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, इसका विकर्ण साइड के साथ एंगल बना रहा है
30 डिग्री। आगे दिया गया है लेंथ ऑफ डायगोनल इज 6, ये पूरे विकर्ण की जो लंबाई है वो है 6। हम मार्किंग कर सकते हैं 30 के अकॉर्डिंग 1, 60 के अकॉर्डिंग √3 और ये 90 के अकॉर्डिंग ऊपर 2, यानी 2 रेशियो किसके बराबर, 6 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3। हमें निकालना है इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी लंबाई और चौड़ाई पता हो, क्योंकि एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। 1 रेशियो की वैल्यू हमने निकाल रखी है 3, 2 रेशियो 6 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3। और ये कितना आ जाएगा, 3 को √3 से गुना करेंगे 3√3 और ये आ गया 3। इन्हें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 3√3 इंटू 3 इंटू 3 9 √3 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया। क्लियर है, ठीक है, तो इसे नोट करेंगे आप, सिंपल क्वेश्चन था। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन इज अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर वांट्स टू गेट अ फ्रूट विच इज ऑन अ पोल ऑफ हाइट 10/3 मीटर। एक 2 मीटर हाइट का एक आदमी, 2 मीटर हाइट का एक आदमी 12 मीटर 10/3 मीटर हाइट वाले एक पोल से, ठीक है, एक फ्रूट लेना चाहता है। ठीक है, उस पोल के ऊपर एक फ्रूट पड़ा है। इफ ही स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4/√3 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ पोल, इस पोल की दूरी, कितनी दूरी पर वो खड़ा है, 4/√3 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल एट विच ही शुड थ्रो द स्टोन। तो वो किस एंगल पर स्टोन को थ्रो करे। ठीक है, 2 मीटर की हाइट का एक पर्सन, यहां पे फ्रूट है, यहां पे फ्रूट है। ठीक है, तो किस एंगल पर ये थ्रो करे, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए, जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। अगर ये 4/√3 मीटर है तो इसका मतलब ये भी क्या है, 4/√3 है। क्लियर, इतनी बात क्लियर। ये हमें कंप्लीट दे रखी है 10/3। क्लियर, इसमें से ये 2 है, तो ये बाकी का हिस्सा कितना बचा, तो ये बाकी का हिस्सा हम निकाल सकते हैं। 10/3 में से अगर 2 माइनस कर दें तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो जब 10/3 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 2 6, तो 10 - 6 अपॉन 3, तो 10 - 6 इज व्हाट, 4/3। तो ये लेंथ आ चुकी है 4/3 और ये हमें गिवन है 4/√3। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनकी रेशियो बनाएं, 4/√3 की रेशियो बनाएं इस साइड से 4/3 से, तो 4 और 4 क्या आ जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 1/√3 रेशियो 1/3, तो 3 पलट कर इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3/√3। क्या इसे हम फर्दर सोल्व करना जानते हैं। क्लियर, प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन बातों का पता चल जाएगा। 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, आया 3√3, √3 को 3√3 से किया तो 3 3 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, √3/1, यानी कि रेशियो आ चुकी है √3:1, और ये रेशियो से हमारा काम चल जाएगा। हमने आगे रखा था 4/√3, मतलब 4/√3 को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये साइड को √3 में। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं इसे, ये साइड है √3 और ये है 1, तो हमें पता है ये साइड 1 है। ये 1 किस एंगल के सामने 1 होता है, 30 डिग्री के, मतलब ये एंगल ही हमें फाइंड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है गाइस, तो हमारा आंसर है 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर ये मान लो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से आपने क्या देखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। ये टावर है, इसका टॉप देख रहे हो,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस एंगल ऑफ साइड लाइन ऑफ साइड से बन रहा है कितना 60 डिग्री। क्लियर, इतना अभी तक हमने डायग्राम बनाया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस टावर के फुट को अगर देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री। क्लियर, ठीक है, इतनी बात। तो हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन ही है ये भी। क्लियर, अगर ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा इतना। अब हम मार्किंग कर सकते हैं 60 के अकॉर्डिंग, ये √3, 60 के सामने वाली साइड √3, इधर रहेगा 30 तो 30 इधर इसके सामने 1, और 45 के सामने 1 तो ये भी 45 होगा तो ये भी 1, और 1:1 के इक्वल है, तो मतलब सब कुछ यही रहेगा 1:1 के इक्वल है, तो ये भी 1 ही रहेगी, ये √3। लेकिन ये असल में 20 मीटर की 1 है, लेकिन रेशियो में ये 1 है, तो 1 रेशियो किसके इक्वल है 20 मीटर के इक्वल है, तो 1 रेशियो निकल कर आई 20 मीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है टोटल हाइट ऑफ टावर, तो टोटल हाइट ऑफ टावर कितनी है, ये √3 और ये 1, टोटल हाइट है टावर की कितनी √3 + 1 मीटर। क्लियर, और हमें पता है एक रेशियो की वैल्यू है 20, एक रेशियो की वैल्यू है 20 मीटर, तो √3 + 1 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई 20, तो आंसर क्या आएगा 20 × √3 + 1। क्या आप √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं, √3 की वैल्यू है 1.732, तो 20 1.732 में 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 2.732, तो 27 का डबल 54, 32 का डबल 64, तो आंसर आ जाएगा 54.64 मीटर। नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली। 2 पोल हैं, एक पोल है 6 मीटर का और दूसरा पोल है 11 मीटर। ठीक है, अगर ये 6 मीटर का है तो इतना, तो ये भी 6 होगा, और बाकी 11 में से ये 6 बचा कितना 5। क्लियर, इतनी बात समझ आई। आगे हमें बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, इनके फीट की दूरी है 12। क्लियर, तो हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इसका ये टॉप है और इसका ये टॉप है, तो इनकी ये दूरी हमें पता करनी है। तो ये दूरी पता करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की हमने, अगर ये 12 है तो ये भी 12 रहेगी। क्लियर, अब देखिए क्या बचा क्वेश्चन में, क्योंकि ये अपराइट है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल है, समकोण त्रिभुज बनेगा ये। क्या आपको ये निकालना आता है, अगर ये 5 दिया हो ये 12, तो क्या ये साइड आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से भी, या फिर आपको सीधा सीधा ट्रिपलेट पता होगा 5, 12 और 13, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 13। क्लियर, जिन बच्चों को ट्रिपलेट का नहीं पता वो क्या करें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम यानी ये वाली साइड निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का क्या कर दें रूट, तो 25 + 144 विल गिव अस √169, और √169 कितना आ जाएगा 13 मीटर। क्लियर, तो गाइस 14 क्वेश्चन का आंसर है 13। तो सिंपल क्वेश्चन लगने लगे होंगे अब आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। द हाइट ऑफ 2 पोल्स आर 80 मीटर एंड 62.5 मीटर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक पोल 62.5 है और दूसरे पोल की हाइट है 80 मीटर। उसी तरह अगर ये यहां तक 62.5 है तो ये भी 62.5 रहेगा, तो 80 में से 62.5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 17.5। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इनके टॉप्स को ज्वाइन कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल यानी इस लाइन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है 45 डिग्री का। क्लियर, तो हमें पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, तो इनके बीच कितनी दूरी है, इन दोनों पोल के बीच कितनी दूरी है, मतलब हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। क्लियर, अब देखिए अगर ये 62.5, इतनी ये भी 62.5 है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग हमें पता है ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 ही रहेगा। क्लियर, तो 45 के केस में हम मार्किंग करें तो ये 1 होती है, और ये साइड भी क्या होती है 1 रेशियो ही होती है। लेकिन ये हमें 1 ना देकर असल में 17.5 पता है कि ये 17.5 मीटर है,
तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 17.5 मीटर है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 17.5 है तो हमें निकालनी यही दूरी है, और ये रेशियो भी तो 1 ही है, तो इसका मतलब 1 रेशियो 17.5 है, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 17.5। क्लियर। यही लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि अगर ये एंगल 45 है तो अगर इस तरह ये बनाया जाए तो ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। तो गाइस ये थे क्वेश्चन 15। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे। गाइस इससे पहले मैंने अपनी हाइट एंड डिस्टेंस की 2 वीडियोस अपलोड की थी, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और सीधा इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं। क्लियर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप स्टडिंग गाइस, टेक केयर, थैंक यू।